नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वीडियोज़ में और मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है मेरे लैपटॉप में। पता नहीं क्यों पेन वाला सेक्शन वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे फ़ोन से वीडियोज़ बनाना पड़ रहा है। ठीक है, 34 नंबर प्रैक्टिस सेट है और हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। टोटल साइंस को हम कवर कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है और लगभग मैंने देखा लगभग 55 वीडियो तक आपकी बायोलॉजी ये चलने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स भी चलेगा इसके बाद केमिस्ट्री लास्ट में चलेगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले मैं 2-3 किताबों को आपको कवर करा दूंगा। अभी हम स्पीडी पब्लिकेशन संडे टू संडे करते हैं और आपका किरण पब्लिकेशन जो डेली होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, उसका भी रीज़न था, मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके आपको बताया भी था। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में हमारी पीडीएफ भी है जिनको आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले प्रश्न की बात करें, आज का है फेफड़े के प्राथमिक अंग है। देखो, फेफड़े के प्राथमिक अंग की बात करें या फेफड़े के प्राथमिक कार्य की बात कर लेते हैं तो एक ही होता है। यहाँ पे बात करें, फेफड़े का प्राथमिक कार्य होता है श्वसन क्रिया। श्वसन की बात करें यहाँ पे मनुष्य भी हो, आप फेफड़े इंपॉर्टेंट होता है श्वसन क्रिया में। आपको पता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो ऑक्सीजन है वो लेते हो। ऑक्सीजन लेते हो वो किसके थ्रू जाता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हो, वो ब्लड के थ्रू आपका हस्तांतरित होता है और आपके शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं विनिमय प्रक्रिया। और इस विनिमय प्रक्रिया द्वारा आप ऑक्सीजन जाता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो बाहर वायुमंडल पे निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें सारा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है श्वसन का होता है, फेफड़े का होता है। ठीक है, मछली और घेघा भी ध्यान रखिएगा, ये जंतु में फेफड़ा इनका बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसी से ये सांस लेते हैं पानी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फेफड़ा इसका श्वसन क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इम्पोर्टेंट पीडीएफ। आगे चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें। किस दवा का एक मधुमेह रोधी जो रोगी है वो दवा के रूप में प्रयोग करता है? देखो, दवा है और जो मधुमेह से पीड़ित रोग है वो मधुमेह रोधी के रूप में प्रयोग करता। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेटाफार्मिन। मेटाफार्मिन जो है डायबिटीज की एक ओरल दवा है और जो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफार्मिन। मेटाफार्मिन एक प्रकार का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है ये मुक्त भी कर लिया जाता है और इसका यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा शरीर ग्लूकोज को अधिक मात्रा में जब हो जाता है तो संचित किस रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, समझने, बुद्धिमानी, याददाश्त, सीखने क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सेरिब्रम वाला हिस्सा होता है। सेरिब्रम जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? क्वेश्चन आपका मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जिगर या फिर लीवर या फिर यकृत। ठीक है, तो इसमें बात करें टोटल 500 से अधिक क्रियाएं निष्पादित होती हैं। ठीक है, अब इसमें हो ब्लड को साफ करना, हानिकारक रसायन को मारना या फिर बैक्टीरिया को निकालने में मदद करना और पित्त निर्माण करना, विटामिन, खनिज, लवण या फिर शर्करा को संग्रहित करना, ये सारे कार्य लगभग कहाँ कहाँ पे होते हैं? आपकी यकृत में होते हैं। लगभग इसी से जुड़े 500 से अधिक कार्य होते हैं। इस कारण इसको जैव रसायन की प्रयोगशाला भी कहा जाता है मानव शरीर के। तो क्या हो जाएगा इसका? यकृत, लीवर या जिगर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेफ्रॉन की बात करें, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड होता है इसको फिल्टर करते हुए इसमें से जल और जो विलेय तत्व होते हैं, जैसे हो गया सोडियम, हो गया लवण, हो गया, उसकी सांद्रता को नियंत्रित करता है और जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको पुनः अवशोषित करता है तथा शेष जो बचे हुए आपके तत्व होते हैं उनको उत्सर्जित कर देता है। किस रूप में? मूत्र के रूप में। ठीक है, तो नेफ्रॉन इसका हो जाएगा मानव गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई या फिर कार्यात्मक इकाई आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो ब्लड की बात करें, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है।
कॉपर भी ले लीजिएगा, कॉपर भी पाया जाता है ब्लड में। देखो यहाँ पे कौन कौन सा तत्व पाया जाता है ये जान लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर लोगे। जिंक की बात करें, जिंक भी पाया जाता है। सोडियम की बात करें, ये भी पाया जाता है। पोटेशियम भी आपके ब्लड में पाया जाता है। और बात कर लें तो आपका मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पाए जाते हैं। अब इसमें कौन सा नहीं पाया जाता, देखो यहाँ पे कॉपर हो गया, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया। तो क्रोमियम जो होता है ब्लड में नहीं पाया जाता, क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, रक्त के जमने में संबंधित तत्व कौन सा। विटामिन पूछता तो आप विटामिन के लगा देते, विटामिन अगर जो के होता तो के आप लगा देते, लेकिन इसमें तत्व पूछा तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम आयन आपके ब्लड जमने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन के की बात करें, विटामिन के कैल्शियम की सहायता से ही छोटे छोटे तंत्र की तरह एक जाल का निर्माण कर लेता है जहाँ पर भी हमारा कट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जब ये जाल का निर्माण कर लेते हैं तो ये वो जाल क्या होता है, जम जाता है, जिससे जो खुली रक्त सिराएं होती है वो बंद हो जाती है और हमारा जो ब्लड होता है वहाँ पे सूख जाती है या हमारा ब्लड की क्लॉथिंग या थक्का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो ध्यान रखिएगा पित्त की जब भी बात की जाए तो यकृत या लीवर से निकलता है, लेकिन संग्रहित कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मिनट में एक मनुष्य हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है। तो ध्यान रखिएगा 72 टाइम्स धड़कता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन की बात करें, ये भी लगभग 90% बच्चों को आता होगा जिसने हमारी वीडियो शुरू से देखी है। मानव में यहाँ पे थकान इकट्ठा, मांसपेशियों में थकान जब इकट्ठा होता है, थकान होता है, तो इसमें कौन सी अम्ल इकट्ठी हो जाती है, जिससे बात करें इसमें ध्यान रखिएगा मांसपेशियों का थकान दो प्रकार से होता है। एक तो हम कह सकते हैं परमानेंट हो जाता है, एक तो आपका अल्प समय के लिए। तो अनाक्षी शोषण आपको अपने आपको अनाक्षी शोषण यानी कि शोषण से रिलेटेड जब मैंने टॉपिक करा था तो उसमें बनाया था, अनाक्षी शोषण के दौरान मनुष्य के पैरों में या फिर कहीं पे मांसपेशियों में एक अम्ल इकट्ठा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। इसके कारण अस्थायी दर्द होता है। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है अस्थायी दर्द का कारक क्या है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो उसमें गठिया नामक रोग हो जाता है, तो यहाँ पे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम, खट्टे फलों में विशेषकर पाया जाता है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी अंगूर नहीं, नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है। देखो यहाँ पे बात करें मानव शरीर में ग्रंथि पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि नाम छोटे या काम बड़े बड़े, तो ये पीयूष ग्रंथि भी सेम उसी तरीके का है। मानव शरीर में मटर के दाने का समान होता है, 0.6 ग्राम इसका, ये भी ध्यान रखिएगा मटर के दाने के समान होता है। इसको हम मास्टर ग्रंथि पे बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करता है, ऐसे ऐसे हार्मोन्स का रिसाव करता है जो मानव शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है, तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और ये वृद्धि जो हार्मोन्स होता है ये बच्चों की लंबाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करे। देखो यहाँ पे बात करें मेलानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेलानिन की बात करें, त्वचा, बाल, आँखों को जो रंग होता है, तो आपके त्वचा का रंग होता है या फिर बालों का रंग काला होता है, आँखों का रंग आपका, आपने देखा होगा कई लोगों के बाल भी भूरे होते हैं, आँखें भी भूरे होती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है मेलानिन पर, ठीक है। तो मेलानिन इसका जिम्मेदार होता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा गोरी त्वचा जिनकी होती है उनमें मेलानिन कम पाया जाता है, जिनकी काली त्वचा होती है उनमें मेलानिन अधिक पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। तो एकत्रित कहाँ होता है, मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है। प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पक्षी होती हैं वह वेस्ट के रूप में क्या उत्सर्जित करती हैं, यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पक्षी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, उस टाइम मैंने एक्सप्लेन भी किया था, बार बार वही चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं उस बुक में छोड़ भी देता हूँ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आसान होती है या फिर आपको आता होगा या फिर मैंने पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है देखना।
हीमोग्लोबिन यहाँ पे बात करें किसका एक मुख्य घटक है, तो ध्यान रखिएगा रेड ब्लड सेल या आरबीसी का मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन में एक हिम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे लाल रक्त कणिका या आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के वीडियो का, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, तो आयरन की कमी के कारण होता है। और आयरन की कमी कहाँ पे होगी, आरबीसी में। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में जब भी आयरन की कमी होगी या फिर लोहे की कमी होगी तो हमारा यहाँ पे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ख़त्म कर दिया क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको मैं देखता हूँ रात में सही करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।